सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं समय शिखर, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। कोरोना की इतनी मजाल नहीं है कि वो मानव जीवन के विकास को पूरी तरह से चौपट कर सके। ये इसलिए क्योंकि दुनिया में हम सभी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना अगर है तो हमारा विवेक और हमारी जागरूकता भी है। वैक्सीन नहीं है, सटीक और प्रभावी दवाइयां नहीं है, तो हम भी अज्ञानता और लापरवाही को नहीं आने देंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो हमारी विकास यात्रा और सामान्य जीवन शैली सावधानियों के साथ चलेगी। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। अर्थव्यवस्था और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर यात्री सेवाएं शुरू हो गई हैं और कुछ जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। हम केवल विमानों की नई उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए जिंदगी में नई संभावनाओं और विकास में नई उड़ान भरेंगे। ये सही है कि दुनिया में कोरोना प्रभावितों की संख्या में भारत की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन ठीक होने वालों और मौतों की संख्या में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भारत की स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। बिहार, झारखंड में भी मौत और ठीक होने वालों के आंकड़े चिंताजनक हैं। तो कोरोना के साथ विकास यात्रा में सरकारों के जीवन शैली को सामान्य करने के फैसले कितने महत्वपूर्ण हैं? किन जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है? इन तमाम पहलुओं पर हम अपने सम्मानित मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विमान यात्रा शुरू होने को लेकर एक खास रिपोर्ट देखिए। ईद के दिन अपने घर पहुंची इस महिला की खुशी देखने लायक थी। पूछने पर सिर्फ इतना कहा कि राहत महसूस कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ जिंदगी वापस पटरी पर आ जाए। तो एक माँ कहती है कि अपने बच्चे को घर छोड़कर गई थी, काम के सिलसिले में वापस आने की खुशी। ज़्यादा खुशी है, मतलब बहुत राहत सा महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि शायद इंशाल्लाह शायद जिंदगी वापस पटरी पे आ जाए। आके और मेरा घर परिवार है, बच्चे को छोड़ के आई थी। अब खुशी है घर वापस आ रहे हैं। बहुत खुशी है। वहीं बेंगलुरु से वापस आई युवक युवती की अपनी दास्तान है। तो नक्सल क्षेत्र लातेहार में कार्यरत बीएसएफ जवान को श्रीनगर पहुंचने की जल्दी है। जवान की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी, और हो भी क्यों ना, आखिर 6 महीने बाद वो अपने परिवार के पास जा रहा था। मैं तो था चंडीगढ़ में, हमारे बिजनेस प्लान थे। तो लास्ट जब लॉकडाउन होने वाला था तो हमें लगा साउथ के थ्रू मैं अपने होम सिटी आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे रांची की कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। बट बैंगलोर जाने के बाद मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया। बट अभी से ये आ गया एटलीस्ट। बट हेक्टिक है बैंगलोर एयरपोर्ट पे, और जस्ट बिफोर द स्क्रीनिंग इट्स वेरी हेक्टिक। उसके बाद नॉर्मल है। उसके बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है पहले के सफर में और अब? काफ़ी कुछ। आपको एंट्रेंस से लेके अराइवल तक कम से कम 4 स्क्रीन पोस्ट से गुजरना है। श्रीनगर सर। श्रीनगर जी सर। कहाँ, यहाँ पर कहाँ पोस्टिंग है? लातेहार 214 बटालियन। लातेहार। कितना खुशी है, सब कुछ बंद हो चुका था, अब फिर से उम्मीद जगी है आप घर पहुँचे। बिल्कुल सर, वो सर 6 महीने बाद जा रहा हूँ सर घर। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे कुछ विमान यात्री ऐसे भी मिले जो हवाई सफर से पहले कोरोना की वजह से डरे हुए थे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के सेफ्टी नॉर्म्स से डर दूर हो गया। सबको सपोर्ट करना ही होगा, अगर अच्छा काउज के लिए सभी काम कर रहे हैं। क्या डर लग रहा था सफर करने के हाँ बाद? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो डर लग ही रहा था, बट सफर करने के बाद अभी लग रहा है कि नहीं, बहुत ही अच्छे से सेफ्टी के साथ आए हैं। होपफुली कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना कहर के बीच घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर सेफ्टी का खास ध्यान रखा जा रहा है। एंट्रेंस से अराइवल तक 4 पोस्ट से गुजरना पड़ता है। एयरपोर्ट के अंदर जाते वक्त और बाहर आते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे अहम, 7 से 14 दिनों तक हवाई यात्रा करने वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके लिए हवाई सफर खत्म होते ही उनके हाथ में HQ यानी होम क्वारंटाइन की मुहर लगाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। और इस बीच रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया है सहारा समेत संवाददाता नवीन कुमार ने। विमान सेवा शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त रांची एयरपोर्ट में भी हैं। पहले हम यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसकी किस प्रकार से व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं हर जो है 1.5 मीटर पर जो है एक तो ये चिन्ह तैयार कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग भी चाहे जाने वाले हों चाहे फिर आने वाले लोग हों, इसी को फॉलो करते आएँ। सभी लोग आप देख रहे हैं कि अपने सामानों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं।
पहले ही एसओपी जारी की जा चुकी है कि कैसे लोगों को आना है, कैसे जाना है। 2 घंटे पहले लोगों को यहाँ पर आना है और उनके सामान का जो है सैनिटाइज किया जाएगा। देख रहे हैं तमाम जितने भी जो लोग हैं अपने सामान को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें सैनिटाइज यहाँ पर करना है। उसके बाद ये जो लोग हैं तमाम लोग आगे जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि पहले जिस प्रकार से चेकिंग होती थी वो चेकिंग इस बार नहीं है, लेकिन सारे चीज़ ऑटोमेटिक हैं। कहीं किसी प्रकार से फिजिकल जो अगर टच करने की बात करें उस प्रकार से टच नहीं किए जा रहे हैं। सामानों की चेकिंग की बात हो, उन्हें सैनिटाइजेशन करने की बात हो या फिर उनके जो टिकट हैं उन तमाम चीज़ों को देखने की बात हो, सभी चीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं। आप देख सकते हैं एक यात्री जो हैं अपने टिकट का जो है वहाँ दिखा रहे हैं और वो सारा चीज़ जो है ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर के माध्यम से अंदर जो बैठे जो लोग हैं कर्मचारी हैं वो उन्हें देख ले रहे हैं, कंफर्म हो जा रहा है। उसके बाद ही जो है यात्री अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सैनिटाइज करने के बाद से यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाती है। थर्मल स्कैनिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख रहे हैं एक यात्री हैं उनके सामानों को सैनिटाइज किया गया है। अब जो है उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। सामान्य पाए जाने पर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। देख लीजिए किस प्रकार से जो है पूरी व्यवस्था की गई है। प्रयास यह किया जा रहा है कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, कहीं किसी प्रकार से कोई चूक ना हो। बहुत अच्छी सुविधा शुरू की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत का भी हेल्प हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है एक स्टेप लिया गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि कोरोना का केसेस 0 तो होने से रहा, हमें इसके साथ जीने सीखना होगा इन राइट डायरेक्शन। आप कितना जो है एहतियात बरत रहे हैं सुरक्षा के लिए? आप देख रहे हैं मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, हैंड सैनिटाइजर लिया हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उन सबको फॉलो कर रहे तो हैं। एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं, लोग जागरूक है, ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। सहारा समय के लिए कैमरामैन अशोक के साथ नवीन कुमार। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पटना स्टूडियो से डॉक्टर अजय कुमार वरीय उपाध्यक्ष हैं आईएमए बिहार के, और डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक है। रांची स्टूडियो से डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं आईएमए के। और केंद्रीय स्टूडियो से हमारे साथ नीतू सिंह जी मौजूद हैं, ये उद्यमी हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस अपना करती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगी, कल से दुकानें खुल जाएंगी, फ्लाइट्स तो चालू हो ही गई हैं, लॉकडाउन 4 में राज्यों में मिली इस छूट को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, जो 2 चीजें आई कि जान और जहान, तो लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड में तो जान को प्राथमिकता दी गई, लेकिन लॉकडाउन थर्ड से जहान के तरफ चीजें बढ़ना शुरू हो गई और बढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना कोई टाइम फ्रेम में है कि बस इतना दिन तक हम लोग अपने घरों में बंद रहेंगे तो कोरोना इन्वायरमेंट से समाप्त हो जाएगा या वो एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा। तो इसके साथ तो जीना सीखना होगा। हाँ, जो प्रिकॉशंस हैं या जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अगर कल दुकानें खुल जाती हैं, सब कुछ आज से फ्लाइट सेवा शुरू हो गई, 1 जून से ट्रेन शुरू हो जाएगी, और अगर लोग इस डिस्टेंसिंग का या हाइजीन का या जो मास्क लगाने की बात है, इसके जो प्रोटोकॉल हैं या जो कफिंग एटिकेट है या कफिंग जो स्नीजिंग है, इसका पालन नहीं करते हैं तो स्थितियां बिगड़ भी सकती है। ऐसा कुछ मेडिकल साइंस में प्रूवन नहीं है कि एक लॉकडाउन के फेज से निकलने के लिए एकाएक सब कुछ हम लोग खोल दिए और उस प्रिवेंटिव मेजर को भी हमने फॉलो नहीं किया और फिर चीजें भयंकर रूप नहीं ले सकती हैं। तो इसकी भयंकरता को भी दिमाग में रखना है। चूंकि जो जिस बिहार के पटना से हम लोग बात कर रहे हैं, अब इधर जो 1 सप्ताह का अगर आप भी केसेस को देख रही होंगी तो बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। 8% पॉजिटिविटी रेट है बिहार का, और परसों ही WHO का जो आया है उसने शंका व्यक्त की है, कहा है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो ये वुहान बन सकता है बिहार, जिस तरह से चाइना का वुहान ने पूरे विश्व को ये कर दिया। तो हम लोगों को प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। और रह गई बात कि लॉकडाउन से तो एग्जिट करना था, चूंकि अगर इकोनॉमिक पहिया थम जाएगा
तो एक देश की बड़ी आबादी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनकी कंपनियां तभी पैसा देती हैं जब वहां जाके वो काम करते हैं। तो इसके साथ तो जीना होगा, और इसको जीने में मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। ये कोविड-19 से हम लोग थोड़ा परिचित हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले 2002 में जो मार्स आया, सार्स आया, अब उसका देख लीजिए सार्स का मोर्टेलिटी रेट क्या था। 10 में 1 व्यक्ति का मोर्टेलिटी रेट था। 2012 में मर्स आया, वो उससे भी घातक था, मतलब 3 व्यक्ति को अगर मर्स का अटैक होता था तो 1 व्यक्ति कोलैप्स कर जाता था। चलिए डॉक्टर संजय, आपको रोकूंगी और जानकारी आपसे लूंगी, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शंभू जी, झारखंड की हमने तस्वीरें दिखाई, फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, यात्रियों का आना भी अब लगातार जारी हो गया है। कैसे देखा जाए अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जिन लोगों को, जिन मजदूरों को या जिन आम नागरिकों को अपने घर लौटना था, वो फ्लाइट्स की मदद लेंगे और सीधा अपने राज्य का रुख करेंगे। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, झारखंड का एक तस्वीर तो अभी तक यही रहा है कि बहुत ही सुखद तस्वीर रहा है। यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम रहा है, स्वस्थ होने का रेट बहुत ही हाई रहा है, और एसिम्प्टोमेटिक केसेज का अब तक बहुत हाई रहा है। लेकिन जब से मजदूर का पलायन होना शुरू हुआ, तब से ये सब चीज़ का तस्वीर बदलने लगा है। लेकिन आज से जो फ्लाइट का आवागमन शुरू हो गया है, तो निश्चित इसमें संक्रमण का संख्या बढ़ने लगेगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेज के बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि कौन कैरियर है जब तक कि उसकी जांच नहीं हो, और सबका जांच कराना संभव नहीं है। इसलिए फ्लाइट से कहीं से भी कोई आ रहे हैं और वो संक्रमण कैरी कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक रूप में कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आज का जो तस्वीर है कि हर फ्लाइट से आने वाले का सैंपल कलेक्ट कर करके कोरोना का टेस्ट किया जाए, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसे में ये निश्चित है कि थोड़ा संक्रमण बढ़ेगा और उसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए अधिक से अधिक जो सावधानियां लेना चाहिए, एयरलाइंस के जो गाइडलाइंस होगी या स्टेट का अपना जो गाइडलाइंस है, उसको बढ़िया से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो शायद जितना मन में भय हो रहा है उतना ना हो, उसको कुछ कंट्रोल करें। डॉक्टर अजय, बिहार सरकार की तरफ से जी, डॉक्टर अजय, बिहार सरकार की तरफ से मॉल्स और बाजारों को खुलने की भी अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें ऑड इवन का रूल जो है वो लागू किया जाएगा। कहीं जल्दबाजी तो नहीं है ये, क्योंकि बाजार अगर खुलते हैं, मॉल्स अगर खुलते हैं, तो एकाएक लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है। नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल आदमी जो है वो सब कुछ बंद कर दे किसी बीमारी के आने पर। ये लॉकडाउन का कारण ये हुआ, इसका बेसिक मकसद तो है सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इस बीमारी का इन्फेक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा था और इसका कोई अभी इलाज नहीं मौजूद था और कोई वैक्सीन नहीं आया था। लेकिन ये लॉकडाउन को हमेशा के लिए करने का मतलब है कि इंसान इधर से नहीं तो उधर से मर जाएगा, है ना। जान भी अगर खत्म हो जाता है तो जान चली जाएगी। तो लॉकडाउन को खोलना ही था, इसको बैलेंस्ड वे में। इट कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। ये हमेशा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का पार्ट है कि डॉक्टर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, किस प्रकार खोलना है। और सरकार ने निश्चित तौर से लिया होगा डिसीजन मेडिकल एक्सपर्ट से। और अभी किस मामले में आदमी का एक दूसरे से ज्यादा मतलब डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना संभव नहीं है, इन बातों को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना चाहिए। इसलिए सरकार ने फ्लाइट में हो, बस में हो, सब में भीड़ कैसे कम रहे इसके लिए कर रही है उपाय। वैसे जिस ढंग की आप भीड़ देख रहे हैं वो बैंक से पैसा लेने में या ये जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनकी जो भीड़ अचानक जो दिखाई दे देती है, वो तो निश्चित तौर से लॉकडाउन नहीं था और ना वो कोई डिस्टेंसिंग हो रही है और वो होते रहेगा ऐसा। इतने बड़ी जनसंख्या में बिल्कुल 100% लॉकडाउन हो जाए और 100% डिस्टेंसिंग हो जाए चीन की तरह, वो संभव हिंदुस्तान में नहीं है। तो इन तमाम के बीच में हम लोग ने, एक बात सही है कि लॉकडाउन के माध्यम से हम लोगों ने इन्फेक्शन रेट को एक काफी लंबे पीरियड पर इसको कम करके रखा हुआ है। और ये कम है, अभी भी कम है ये, और इसका फायदा हमको मिलेगा। अब लेकिन खोलना जरूरी है, लेकिन खोलने के पहले आम आदमी के बीच में एक कंसेंसस होना चाहिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन इसको मेंटेन करके ही आप जो है और यथासंभव
बहुत जो काम नहीं हो उसको करने के लिए बाहर ना निकले। और स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई सारी चीजों में कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, मैं आऊंगी आपके पास। नीतू जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, सबसे पहले तो मैं उन्हें बता दूं कि आज देश के कोरोना वॉरियर्स में आपका नाम शुमार है और कोरोना वॉरियर के तौर पर लोग आज आपको जान रहे हैं। आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं, लेकिन इस बीच लॉकडाउन के हालातों में, कोरोना के हालातों में जो आपने एक बड़ा काम किया है वो ये है कि आपने गरीबों तक मास्क पहुंचाया है, वो भी मुफ्त। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसकी इंस्पिरेशन आपके पास कहां से आई? कैसे आपको ये आइडिया आया कि आपको जन सेवा करनी है? जी, 25 मार्च के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद मुझे लगा कि अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव मेरी तरफ से लिया जाए जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर जाने से रोका जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए यहीं पर, और ख़ासकर जो कोरोना के संक्रमण से बचाने का सबसे इम्पॉर्टेंट 2 प्रोडक्ट्स, पीपी किट और मास्क, ये दोनों अगर मेरी फैक्ट्री में बनना शुरू हो जाए तो मास्क को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करके मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इस समय हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना से बचाव के इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी, और अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस तरह से मैं निर्णय लेती हूँ तो गरीब तो एक तरफ, खासकर जो ये इम्पॉर्टेंट हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज हैं और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में जो क्लीनिंग स्टाफ है, इन लोगों को अगर मुहैया मैं कराऊं तो बहुत ही उस समय के लिए मददगार साबित होगा। तो दोनों बातें इसमें हो गई। मेरी फैक्ट्री में मैंने परमिशन लेके मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मास्क बनाने का काम भी शुरू किया, क्योंकि कॉटन के फैब्रिक्स मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, एक्सपोर्ट गारमेंट्स की फैक्ट्री है, और 3 लेयर्ड बहुत ही कंफर्टेबल, रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल मास्क हम लोगों ने बनाया। 40 to 50,000 के करीब मास्क बनाए हैं हमने, कई स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे खास बात है कि ऐसे मास्क मार्केट में रेयरली ही अवेलेबल हैं, क्योंकि उनसे जो उस समय अवेलेबल था, लॉकडाउन की वजह से तो लोग खरीद भी नहीं पा रहे थे, शॉप्स भी क्लोज्ड थे और क्वांटिटी भी बहुत चाहिए थी। तो मास्क बनाने का निर्णय दोनों तरफ से कारगर साबित हुआ। एक तो उस क्राइसिस में कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ, दूसरा कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे टेलर्स थे या जो हमारे हेल्पर्स थे, वो घर न जाएं, उनका कंपनी पे विश्वास रहे कि रोजगार है, हम यहीं रहें और सारे तरह के कंप्लायंस को निभाते हुए काम करें, तो रोजगार भी बना रहेगा, घर भी वापस नहीं लौटना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर नीतू जी ने आपने किया है, और बाकी सब जितने भी बिजनेसमैन हैं या लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी हमारे साथ जो मेहमान नीतू जी जुड़ी हैं उन्होंने भी बताया कि कई स्टेट्स में उन्होंने मास्क पहुंचाए हैं और कई इनके ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड से आते हैं, इन्होंने उनको भी वापस अपने राज्य में जाने से रोका है काम देकर। कितना प्रभावशाली होता है ऐसा कदम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो उन कर्मचारियों के लिए भी एक चुनौती भरा सफर होता है, उन कर्मचारियों के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। नहीं, ये इन्होंने जो काम किया है निश्चित ही काबिले तारीफ है, और ये सोच की बात है। चीज़ों को इन्होंने सोचा कि अभी हम क्या कर सकते हैं और कर्मचारियों को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक बात है कि जो कुछ भी इनका प्रोडक्शन होता होगा इनकी कंपनी में, अगर उसका मार्केट में डिमांड नहीं होगा तो ठीक बात है कि इनका प्रोडक्शन रुक जाता है, और जब प्रोडक्शन रुक जाता है तो कर्मचारियों को ये कहती कि ठीक है फिर जब चीज़ें शुरू होगी तब आप आएँ। लेकिन इन्होंने वक्त की नजाकत को समझा, तो एक तरफ तो इनको लगा कि इस देश में मास्क, चूंकि देश जो था इसके लिए फैमिलियर नहीं था कि हमको 3 लेयर मास्क या 95 मास्क की जरूरत है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन आ रहा था, और एयर पॉल्यूशन की वजह से जितने कोरोना से नहीं मौत हुई है उससे ज्यादा मौत हर साल होती है हमारे यहाँ जो एयर पॉल्यूशन से, वो एम्फीसीमा और लंग्स फाइब्रोसिस के शिकार हर साल बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक अच्छी चीज इन्होंने की कि मास्क का निर्माण शुरू किया, और मास्क का निर्माण ही नहीं शुरू किया बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, और उस निर्माण में
उन लोगों को लगाया जो लोगों को एक भय था बना हुआ कि अब हमारी नौकरी का क्या होगा, अब हमारी जीविका का क्या होगा, अब हम अपने एम्प्लॉय को वेतन हमें मिलेगा तो कैसे अब मिलेगा। तो एक अच्छा काम किया। दूसरी बात ये कह रही हैं कि पीपीई किट, स्वाभाविक रूप से कल तक हम लोग पीपीई किट पर कहीं ना कहीं से दूसरे देशों पर निर्भर करते थे, चाइना पर डिपेंड करते थे क्योंकि सस्ते पीपीई किट आते थे वहां से। अब जब इन्होंने यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो दो चीजें आई, जो इनके एम्प्लॉय थे उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आया कि हम बेहतर पीपीई किट तैयार कर सकते हैं जो काफी हद तक हमारे जो वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सेज हों, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हों, बाहर काम करने वाले लोग हों, उनको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। और दूसरी चीज जो आपने शुरू में कही कि इन्होंने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट से आगे भी एक चीज की, और वो की कि गरीबों के बीच में इन्होंने थोड़ा मास्क का वितरण भी किया कि भाई जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिन्हें लगता है कि अब मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं है, अब हम मास्क कहां से खरीद करके पहने, तो उनके बीच में इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको मास्क देता हूं, कम से कम आप पहनना शुरू कीजिए ताकि आपके, तो एक भारत के नागरिक की सुरक्षा भी इन्होंने की। ये भी एक काबिले तारीफ बात है। चलिए डॉक्टर संजय, रोकना चाहूंगी आपको, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले खबर का रुख करेंगे। लॉकडाउन 4 के बीच बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत सोमवार से हवाई सफर की शुरुआत हो गई है। वहीं मॉल्स और बाजार भी मंगलवार से खोले जाएंगे, लेकिन इस बीच दुकानदारों को नियम कानूनों का पूरा ध्यान रखना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 1, 2 और 3 के बाद लॉकडाउन 4 में मिलने वाली छूट का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। बिहार सरकार ने 26 मई से बाजार और मॉल्स खोलने की घोषणा कर दी है। हालांकि बाजार खोलने का तरीका ऑड इवन के फॉर्मूले पर आधारित होगा, तो वहीं 1 जून से सरकारी परिवहन सेवाएं भी शुरू होने की संभावना है। इस बीच घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार 17 विमानों ने पटना एयरपोर्ट से सोमवार को उड़ान भरी। 61 दिन बाद हवाई सेवा शुरू होने से विमान यात्री काफी खुश नजर आए हैं। वैसे तो बहुत खुशी है जाने की, बट अब कोविड है तो थोड़ा सेफली। आपको बताते हैं कि किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़ों की और अन्य सभी जरूरत के सामान की दुकानें खोली जाएंगी। राजधानी के मौर्यालोक हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, चांदनी मार्केट समेत सभी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। तो जिला प्रशासन ने फैसला लिया है वो दुकानों को खोलने का, उसमें 3 दिन जो है वो इलेक्ट्रिकल से दुकान खुलेंगे और 3 दिन जो है सामान्य दुकानें खुलेंगे, जिसमें कपड़ा दुकान है या फिर अन्य दुकानें हैं। ये मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स है, पटना का सबसे पुराना और प्रसिद्ध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं कि मंगलवार से ये बाजार खुलना है, लेकिन आज से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 166 नए मरीज मिल चुके हैं, वहीं 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में राज्य सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 4 में दी जाने वाली छूट भी जरूरी है। पटना से रंजन कुमार मंगलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजय कुमार जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। बिहार की अगर बात करें, 24 घंटे में 166 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे हालात जब कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बड़े बड़े मॉल्स और बाजार को खोलना कहीं ना कहीं कोरोना के और मरीजों को दावत तो नहीं दे रहा? नहीं, अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पर्सनल मास्क आदि पहन के लोग और बेमतलब का नहीं जाए, लोग बिल्कुल जो है वो घूमने के लिए, तफरीह करने के लिए नहीं जाए, तो मैं समझता हूं कि इसका, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं वो अपने यहाँ भी वो तफरीह नहीं कर रहे थे, मॉल में नहीं घूम रहे थे, क्योंकि वो जहाँ से आए हैं वहाँ भी मॉल बंद था। तो फिर भी वो क्यों इन्फेक्टेड हुए? बहुत फैक्टर्स है उसमें। एक फैक्टर तो ये है कि एक एक हमारा मजदूर जो है वो एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, जहाँ
उनका जो रहने का जो कंडीशन है दूसरे स्टेट में, वो बिल्कुल ही जो नौकरी करते हैं बाहर जा करके, वो बिल्कुल ही बहुत पिटिएबल कंडीशंस में रहते हैं। वहां तो उनको दायरा है कि बस उतना ही दूर रहना है और बाहर नहीं निकल रहे थे, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा था। एक वो भी कारण है कि ये मजदूर इन्फेक्टेड हो गए। आज अगर मजदूर वो आए हैं यहाँ पर और वहां से इन्फेक्टेड होके आए हैं, वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, उनका क्वारंटाइन अगर हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि इससे कोई जो इन्फेक्टेड आए हैं वही इन्फेक्टेड निकल रहे हैं, लेकिन नए इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन डॉक्टर अजय, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार करवाएगी कैसे? अभी भी हम क्वारंटीन सेंटर्स की अगर हालत देखते हैं तो बद से बदतर हाल है। कहीं पर लाइट की सुविधा नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, तमाम तरह की लापरवाहियां सामने आ जाती हैं। तो सरकार अपने बल पर कैसे इतने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएगी या क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं दे पाएगी? ये हमारे देश का एक प्रॉब्लम है, ये कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ डिसिप्लिन या जानकारी या कॉन्शसनेस बहुत कम है, जिसका डिस्टेंसिंग में चाइना को ये दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां पर जो रूल है, वहां जो आदेश बनता है, उसको सब लोग पालन करते हैं। और उन्होंने कहा दिया कि आप घर में बंद रहो, तो वो घर में बंद हो गए। हम तो ये महसूस करते हैं कि एक डिसिप्लिन रहना जरूरी था, जो नहीं है। और ये हिंदुस्तान जैसे देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां आप लाख कोशिश के बाद भी 100% डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं। 100% रिक्वायर्ड जो आपका है, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ, अगर उसके बहुत से और भी उसके बावजूद लोग इन्फेक्टेड होंगे। इन्फेक्शन के बाद जो डेथ रेट है इंडिया में भगवान के भरोसे कम है, अच्छी बात है ये। और कुछ जब बीमारी है तो कुछ न कुछ तो डेथ होंगे ही, हर बीमारी में डेथ होता है, और बीमारियों में डेथ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो बिल्कुल समाज में रहना बंद कर दें या जीना बंद कर दें। ये होगा, इसको हम इनकार नहीं, कम करना है इसको, और धीरे धीरे लोगों को ओपन करना है। ओपन करने में ध्यान देना है कि जिसकी अभी जरूरत ना हो, जिस इंडस्ट्री की या जिस काम का, वो न किया जाए। अब अगर आज एयर नहीं खुलता, जो 3-3 महीने से डिफरेंट स्टेट्स में लोग फंसे हुए थे, उनका भी लाइफ एक मिजरेबल लाइफ था, वो चले गए, ठीक है, जाएंगे, ठीक है। जांच होगी, डॉक्टर शंभू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना के मामले और बढ़ेंगे, तो आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं आगे आने वाले टाइम को? और अगर झारखंड राज्य की बात की जाए तो क्या पर्याप्त इंतजाम, पर्याप्त इक्विपमेंट झारखंड सरकार के पास है आगे आने वाले समय में भी कोरोना से वो लड़ सके इसके लिए? ऐसा है कि कोरोना से लड़ाई लंबी लड़नी है और कब तक लड़ाई चलेगी इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया है जिसमें कि कोरोना के साथ ही हम लोग जीना सीखने लगे हैं, और इस तरह की माहौल को बना करके ही चलना होगा। ये निश्चय है कि आगे का लड़ाई थोड़ा और कठिन होगा, क्योंकि जो डॉक्टर शंभू से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। नीतू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने मास्क बनाने का जिक्र किया, आपने एक और चैलेंजिंग भरा काम किया है, वो है पीपीई किट बनाना। तो आपके जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये कितना चुनौती भरा काम है एक पीपीई किट बनाना, और कैसे इसके लिए आपको अप्रूवल मिला सरकार की तरफ से? जी, पीपीई किट बनाने के लिए मुझे चैलेंजेस कम आए, क्योंकि मेरी जो फैक्ट्री है वो गारमेंट्स की फैक्ट्री है, गारमेंट एक्सपोर्ट की, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा स्टैंडर्ड कंप्लायंस को मीट करने के हिसाब से है। चैलेंजेस मेरे थे क्योंकि मुझे रिसर्च करना पड़ा। मैंने पीपीई किट के फैब्रिक के लिए उसका क्या कंप्लायंस होना चाहिए, ये सब काफ़ी पढ़ा, और 1 वीक तक मैंने रिसर्च करके इसका जो फैब्रिक है वो सिट्रा अप्रूव्ड होना चाहिए, नॉन वोवन होना चाहिए, और इसके ऊपर एक कोटिंग, एक लेमिनेशन होता है, वो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बेसिक जो इसकी फैब्रिक होती है मैंने उसका पता किया, उसको लिया, और मेरे पास जो सेटअप है उसमें पैटर्न मास्टर, टेलर सब हैं। तो जो इसको हजमत सूट कहते हैं, उसका डिज़ाइन, मैं खुद भी डिज़ाइनर हूँ, मैंने उसका डिज़ाइन अपने पैटर्न मास्टर को दिया, उन्होंने बनाया, और सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक था। तो एक संस्था है DRDO, उसमें इस हजमत सूट को जब हम अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं
तो वहाँ वो हमारी क्वालिटी कंप्लायंसेस को देखकर चेक करते हैं, उस पर टेस्टिंग होती है, फिर वो अप्रूव करते हैं। मुझे तुरंत अप्रूवल मिल गया क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी टीम सभी एक्सपोर्ट क्वालिटी के गारमेंट्स के हिसाब से हैं। जो मशीनें हैं हमारे पास या जिस तरह की कटिंग मशीनें होनी चाहिए, अप्रूवल के बाद, DRDO के अप्रूवल के बाद मैंने अपने वर्कर्स को बढ़ाने का, क्योंकि मेरी फैक्ट्री बड़ी है, 5 फ्लोर की है, अगर हम लोग 50 से 60 वर्कर भी काम करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सारे कंप्लायंस को सेटिस्फाई करते हुए हम काम करते हैं। तो DRDO के अप्रूवल के बाद फिर मैंने अपना किट कई एयरलाइंस को, क्योंकि मुझे मालूम था कि एयरलाइंस सेवाएं शुरू होंगी, डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि पूरे फरवरी और मार्च में मैंने पेपर में पढ़ा कि जो PP किट आ रही हैं वो बहुत उनसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर्स को PP किट की क्राइसिस भी थी। कई हॉस्पिटल्स में तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि हमारे डॉक्टर्स को बगैर हजमत सूट के ही काम करना पड़ रहा है। वैसे में मुझे लगा कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर गारमेंट फैक्ट्री में PP किट में बनाने का बीड़ा उठाती हूँ तो इस तरह की क्राइसिस में कोरोना संक्रमण से बचाव का ये एक कपड़ा किस तरीके से ऑल ओवर द इंडिया अगर मैं भेजती हूँ, मैं ऑफर करती हूँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, हॉस्पिटल्स को, एयरलाइंस को, MNCs को, जहाँ ज़रूरत है, तो एक बड़ा अच्छा कदम रहेगा। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंट्री के क्राइसिस में भागीदारी का। तो सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक मिला, मैंने उसके सैंपल्स बनाए, DRDO से अप्रूवल लिया और कई ऑर्गेनाइजेशंस को ये सबमिट किया। अच्छी क्वालिटी थी, सारे कंप्लायंस को मीट कर रही थी, सब जगह मेरा वो सैंपल पास हुआ। हमें काफ़ी ऑर्डर्स हाथ में हैं। बिल्कुल, अभी तक 1 लाख पीस हमने अपने फैक्ट्री के अंदर बना लिया है और आगे भी हम लोग पूरे कंप्लायंस को मेंटेन करते हुए, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको किस तरह से अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, मास्क लगाना है, उनका टेम्परेचर चेक होता है। वो अंदर आते हैं तो हमने कुछ मशीनें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, वो अपने को सैनिटाइज करते हैं। तो माना जाए कि बड़ी समस्या जो देश में आ रही थी PP किट की कमी की, वो भी इससे दूर हो पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खबर का रुख करेंगे। आगामी 1 जून से पूरे देश में 200 नॉन AC ट्रेनें चलने वाली हैं और इसी कड़ी में रांची से पटना के लिए जन शताब्दी ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी। क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन कुमार ने। एक लंबा इंतजार और लंबे लॉकडाउन के बाद विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। रांची से तमाम जगहों के लिए विमान आ रहे हैं और जा रहे हैं। वहीं रेलवे ने भी 200 ट्रेन चलने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि पहले से ही 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही थी, लेकिन 1 जून से 200 ट्रेनें पूरे देश में चलेंगी। रांची को भी एक ट्रेन मुहैया कराया गया है, जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि रांची से यहीं से खुलेगी। हम इस वक्त रांची रेलवे स्टेशन पर हैं। किस प्रकार की तैयारी की गई है उसका थोड़ा हम अपने कैमरे के माध्यम से जायजा लेने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहीं पर से जन शताब्दी एक्सप्रेस पटना के लिए खुलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो उसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। आप देख रहे हैं 1-1 मीटर की दूरी पर सर्किल बनाए गए हैं पूरे तरह से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एकदम बिल्कुल अंतिम सिरे तक है, आप देख सकते हैं यह सर्किल बनाया गया है ताकि जितने भी जो यात्री आए या फिर जाएं, इसी के माध्यम से वो आए और जाएं। और यही जो है ये सर्किल पूरे गेट के बाहर तक, यानी यहाँ से निकलने तक, और बाहर जो है ये तो टैक्सी या फिर अपने गाड़ियों से भी अगर जाएंगे तो वहाँ तक ये पूरी तरह से यह सर्किल तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और जो भी जो निर्देश हैं, चाहे सुरक्षा बल के चाहे फिर रेलवे स्टाफ के, उसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि एक बाड़ा टाइप का यह बनाया गया है और यहीं पर तमाम जो है सुरक्षा कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर रहेंगे और जितने भी जो लोग आएंगे या फिर जाएंगे, थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से उनकी स्कैनिंग की जाएगी। हालांकि अगर हम ट्रेनों की बात करें तो निश्चित रूप से बिहार की तुलना में झारखंड को काफ़ी कम ट्रेन मिली है। बिहार को जहां 28 ट्रेनें मिली हैं, झारखंड को सिर्फ 1 ट्रेनें मिली है। और जाहिर सी बात है इसको लेके अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तमाम जितने भी जो केंद्र के जो दल हैं उसके से अलग हट के जो दल की बात करें
कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, उन्होंने तीखी आलोचना की है और दोहरा चरित्र अपनाने की आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं जेएमएम का स्पष्ट आरोप है कि कम से कम लॉकडाउन 4 तक किसी प्रकार की कोई सुविधा ना तो ट्रेन के माध्यम से अभी दी जानी चाहिए थी और ना ही प्लेन के माध्यम से, क्योंकि अभी श्रमिक एक्सप्रेस से माध्यम से लगभग 36 लाख श्रमिकों को अपने अपने प्रदेशों तक ले जाना है। खैर जो भी हो, कम से कम इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के तमाम मानक अपनाए जाएं। इसके लिए न केवल सुरक्षा बल आरपीएफ बल्कि आम लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। अब देखना यह है कि लोग कितना इसका पालन कर पाते हैं। सहारा समय के लिए कैमरामैन शैलेश के साथ नवीन कुमार। और सवाल डॉक्टर संजय कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से कई जानकारों से हमें पता चला, जानकारों का मानना है कि मई एंड से जून एंड तक का जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा क्रूशियल होगा, पहले ही इस बारे में कह दिया गया था। तो क्या सरकार को इस और भी ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन करके जितने केसेस हमने कम किए हैं, अचानक से लॉकडाउन खोलकर उन केसेस को बढ़ाना, क्या ये कहीं गलत डिसीजन तो साबित नहीं हो जाएगा? मकसद ही था कि वो अचानक और बिल्कुल कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट जो है वो हम सोशल डिस्टेंसिंग को कंप्लीट पूरा करें। और लॉकडाउन खोलने का मतलब है कि इसको धीरे धीरे खोलना। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो डॉक्टर अजय आपको रोकना चाहूंगी, मेरा सवाल डॉक्टर संजय कुमार जी से था। देखिए, ठीक इन्होंने बताया कि एग्जिट तो करना पड़ेगा। सेफ एग्जिट कैसे आप करेंगे, इसके लिए तो आपको प्लानिंग करनी होगी और किसी ने कहीं न कहीं से तो शुरुआत उसकी करनी होगी। तो ठीक है, शुरुआत सरकार कर रही है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं भी इसको दोहराना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी कमी दिखती है यहाँ, वो डिसिप्लिन की कमी दिखती है। अब मान लिया जाए कि घेरा बनाया गया रेलवे के द्वारा, घेरा बनाया गया दुकानदारों के द्वारा, और पालन किसको करना है उस घेरे का? एक सिटीजन को करना है, एक नागरिक को करना है। अगर वो नहीं पालन करते हैं, वहां पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा आपको मजबूत होना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कहीं ना कहीं से कम्युनिटी में चीजें स्प्रेड बहुत तेजी से करने लगेगी। और फिर जिस तरफ आप भी इशारा कर रही हैं, मैं भी उसके बारे में बोल रहा हूं कि ठीक है, एग्जिट तो हम लोग करेंगे, लेकिन एग्जिट करने में जो खतरे हैं, जो चुनौतियां हैं, उन खतरों और चुनौतियों पर भी हम उतनी ही तीव्र नजर रखेंगे, तीक्ष्ण नजर रखेंगे कि कहीं ये एग्जिट के क्रम में हम दुर्घटना में तो नहीं चले गए, कहीं एक्सीडेंटल तो ये नहीं हो गया। और वहां पर आकर के कहीं ना कहीं से मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल, सरकार और नागरिक, ये चारों का कोलैबोरेशन होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल भी तैयार होने चाहिए कि अगर कोमॉर्बिड लोग अगर इससे प्रभावित होते हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो हॉस्पिटल तैयार रहे कि उनका कैसे मैनेजमेंट करे। दूसरी बात, डॉक्टर संजय, तैयारियां होनी बेहद जरूरी है। सरकार को भी इसके लिए तैयारियां करनी चाहिए, लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल समय कम है, इसलिए आपको यही रोकना चाहूंगी और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर शंभू प्रसाद जी और नीतू सिंह जी, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मानव जाति के लिए चुनौतियां सदी नहीं हर दशक में आती रही हैं। नई नई बीमारियां, नई नई आपदाओं का हमने सामना किया है, सामना करना पड़ा है। भारत सहित दुनिया के हर देश ने चुनौतियां देखी हैं और उससे उबरने की कोशिश की है। बिहार और झारखंड हर वर्ष चुनौतियों का सामना करता रहा है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, चमकी बुखार, हीट स्ट्रोक, कई बातें हैं जिनका सामना राज्य के लोगों को चाहे अनचाहे करना पड़ता है। कोरोना विश्वव्यापी महामारी है, हमने इसको भी चुनौतियों के रूप में लिया है। जागरूकता और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर हम इसे जल्द से जल्द हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब वक्त है विकास यात्रा को नहीं थमने देने का, चुनौतियों के साथ नई उड़ान भरने का, अवसर और संभावनाओं को तलाशने का। यकीन मानिए, अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारा विवेक, ज्ञान, हमारी तत्परता हमें जरूर बेहतर और कोरोना मुक्त जिंदगी देगी। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं। कोरोना योद्धाओं को सदैव सम्मान देना है और इसी तरह कोरोना को हराना है।
समय शिखर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।